दो सहेलियां आपस में रोजमर्रा की तरह बातें किया करती थीं। एक दिन बातचीत करते करते एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि मेरे घर आकर किसी भी दिन तुम यहाँ से मंदिर ज़रूर लेके जाना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ मंदिर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस घर में ये मंदिर रखा है वो घर मुसलमान का घर है और वो मूर्तियों की और इस मंदिर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। संपर्क टूट जाता है और संपर्क टूटने के बाद मंदिर लाने का वक्त तो मिलता नहीं है, लेकिन अपनी सहेली से बात करने के लिए वो लगातार फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी। कई सौ फ़ोन कर दिए जाते हैं लेकिन फ़ोन मिलता नहीं है और उस व्यक्ति को फ़ोन किया जाता है तो वो व्यक्ति सही बात नहीं कर रहा था। आखिरकार अपनी सहेली को ढूंढने के लिए निकल जाती है और 115 दिन के बाद उसकी सहेली जिस रूप में मिलती थी उस रूप में उसने कभी कल्पना नहीं की थी। और वो अकेली नहीं मिलती बल्कि उसकी बेटी भी मिलती है। वाकई आज की कहानी बहुत भयानक है, बहुत डरावनी है। इसको सुनने के बाद शायद आपके अंदर भी सिरहंसी पैदा हो जाएगी। और इस लड़की ने न केवल एसएसपी से टकराव की बल्कि एसएचओ से लेकर आरएसएस के लोगों से भी टकराव की और टकराव करने के बाद उसने खूब लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी सहेली को इंसाफ के लिए आज तक भी लड़ाई लड़ रही है। इस सहेली की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी इस लड़की को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ और मेरठ ज़िले का एक थाना लगता है परतापुर। दरअसल एक लड़का 4 दिन से हवालात में बंद था। जब लगातार हवालात में बंद था, उसके लिए खाने पीने की वस्तुएं पहुंच रही थी। वो लड़का रोते हुए चीखते हुए कहता है कि साहब, कब तक मैं हवालात के अंदर बंद रहूँगा, आखिरकार कुछ तो बोल दो। पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक सच नहीं बताओगे तब तक तुम इसी हवालात के अंदर बंद रहोगे। लड़का टूट जाता है, टूट कर कहता है कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो उसको मैंने मार कर अपने ही घर के बेडरूम में दफन कर दिया है, लगभग 6-7 फुट गहरी कब्र के अंदर। पुलिस वाले सुनकर सोचकर हैरान थे, मुस्करा देते हैं, हंसकर कहते हैं कि बकवास मत करो, वो दोनों कहाँ हैं ये बताओ। वो कह रहा कि मैंने यही सच जो बताया है यही सच है और आखिरी दम तक मैं बताता रहूँगा। पुलिस वाले ये सुनने के बाद सख्ते में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पूरे थाने के अंदर खुसर पुसर से शुरू हो जाती है, काना फूसी शुरू हो जाती है। तभी पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद सीधा उस घर में पहुंच जाते हैं। और उस घर में जाने के बाद इस घर की जब खुदाई शुरू होती है, लगभग 8 फुट की गहराई के बाद 2 लाशें मिलती हैं और लाशें थीं एक बच्ची की और एक उसकी माँ की। ये लाशें यहाँ क्यों दफनाई गई हैं, क्या बात है क्या नहीं, हर आदमी यही सवाल जानना चाहता था। और 22 जुलाई 2020 को जब ये अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो सुनकर लोग हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि ये सच वाकई बहुत भयानक होता है। दरअसल एक लड़की है जो कि गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली थी। उस लड़की की धूमधाम से मोदी नगर का एक गांव लगता है खंजरपुर, यहाँ का रहने वाला राजीव, इससे शादी होती है। धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ ठीक चल रहा था और एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दे देती है। लेकिन किसी बात पर पति और पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और इन दोनों का हमेशा हमेशा के लिए तलाक हो जाता है। लड़की बड़ी स्वाभिमानी टाइप की थी, उसको जीना कैसे आता है उसको बहुत अच्छे से आता था। उसने कहा कि मैं किसी के कदम पर कदम रखकर नहीं चलूँगी बल्कि अपनी ज़िंदगी की इबारत खुद लिखूँगी। और अपनी 2.5 साल की बेटी को लेकर मोदी नगर के इधर उधर मोहल्ले में रहना उसने शुरू कर दिया। किराए पर रहती थी, किराए पर रहते रहते उसने ब्यूटी पार्लर का काम भी शुरू कर दिया। और इसी बीच में सन 2013 में चंचल चौधरी नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात होती थी। चंचल चौधरी के घर में उसने कमरा लिया किराए पर, यहाँ रहना सहना शुरू कर दिया। दिन में पूरा दिन वो अपने ब्यूटी पार्लर पर रहती थी और 2.5 साल या 3.5 साल की अपनी बच्ची को इस घर में छोड़ जाया करती थी। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो रही थी और बच्ची बड़ी होते होते चंचल की और प्रिया की कब दोस्ती हो जाती है, इतनी गहरी दोस्ती कि उन दोनों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दोस्ती कितनी गहरी हो जाएगी। वक्त आगे बढ़ रहा था, प्रिया ब्यूटी पार्लर से पैसे कमा रही थी। धीरे धीरे करके काफ़ी पैसे भी इकट्ठे कर लेती है। मन में एक ही ख्वाब था, अब कोई जीवन साथी मिले, क्योंकि पैसे तो अच्छे खासे इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन जीवन साथी मिले तो ऐसा मिले जो उसकी बेटी वंशिका को भी, वंशिका उर्फ कशिश को भी अपनाए। और कशिश वंशिका के लिए उसने बहुत सारे सपने देखे थे कि जो ज़िंदगी में परेशानी खुद महसूस कर रही है उसकी बेटी कभी महसूस ना करे। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अकेलेपन को दूर करने के लिए वो मोबाइल का सहारा लेकर अक्सर फेसबुक के पन्ने पलटती रहती थी। पन्ने पलटते पलटते एक दिन अमित गुज्जर नाम के एक लड़के से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो इसको एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों अक्सर अपनी सुख और दुखों की बातें शेयर करते थे।
धीरे धीरे ये बातचीत कुछ इस कदर बढ़ती थी कि चंचल चौधरी से बातचीत कम होती थी और अमित गुर्जर से प्रिया की बातें अधिक होने लगी थीं। इतनी बातें होने लगीं कि दोनों ने साथ जीने का, साथ मरने का फैसला ले लिया। अब जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। लेकिन लड़की ने जो अपना सच था वो बताया कि मेरे पास एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल के आसपास हो चुकी है। मैं अपनी बेटी के लिए एक पिता की तलाश तो कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी बेटी को अपनाएगा, जो उसके सपने पूरे करेगा, मैं उसके साथ जाऊँगी। अमित गुर्जर ने कहा कि मुझे आपकी बेटी भी मंजूर है, मुझे तुम भी मंजूर हो, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगे और हंसी खुशी जो भी काम करना है वो भी काम करेंगे। लड़का बुक बाइंडिंग जो होती है, किताबों की बाइंडिंग करने के लिए पब्लिकेशन से ठेका लिया करता था, वो भी अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। दोनों पैसे कमाते थे, लेकिन दोनों अभी तक किराए पर रहते थे। अमित गुर्जर रहने वाला था बिहार का और लड़की रहने वाली थी लोनी की। इन दोनों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम लोग यहाँ से अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं, एक साथ रहें। अलग नहीं, एक साथ रहें। लड़की मोदी नगर से सीधा मेरठ पहुँच जाती है। लड़का पहले से मेरठ में रहता था और मेरठ में रहने के साथ साथ ही वो काशी राम कॉलोनी है खरखोदा थाना क्षेत्र में, वहाँ रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे थे, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन इस लड़की को पता चलता है, क्योंकि ये लड़का जुमे का दिन था, ये लड़का जो अमित गुर्जर है सिर पर टोपी लगाकर कुर्ता पजामा पहनकर जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। तो लड़की पूछती है कि तुम्हारा नाम तो अमित गुर्जर है, तुम टोपी लगाकर कहाँ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्या बात है? वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन कभी सच्चाई छुप नहीं सकती। असल में उसका नाम अमित गुर्जर था ही नहीं, उसका नाम था शमशाद। शमशाद अब अपने असली रूप में आ चुका था और जैसे ही ये बात इस लड़की को पता चलती है तो लड़की टूट जाती है, परेशान हो जाती है कि जिसको वो अभी तक अमित गुर्जर समझ रही थी वो दरअसल अमित गुर्जर है ही नहीं, वो तो शमशाद है। ये बात उसने अपनी सहेली को बताई। ऐसी कौन सी बात थी, अपने पति से अलग होने से लेकर, अपने काम करने से लेकर, अपने नए साथी जो जीवन साथी नया बना था जिसको वो अमित गुर्जर समझ रही थी वो शमशाद निकला। हर बातें वो चंचल चौधरी से शेयर किया करती थी। लेकिन ये बात जब उसे पता चलती है कि एक मुसलमान लड़के ने धर्म बदलकर या नाम बदलकर या पहचान बदलकर उससे दोस्ती की, प्यार किया, शादी की और उसने अच्छा नहीं किया, तो वो टूट जाती है, परेशान हो जाती है और इसी बात पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। सन 2019 का ये वाक़या है। खरखोदा थाने में ये लड़की जाती है और जाकर एक मुकदमा दर्ज कराती है कि इसने नाम अपनी पहचान बदलकर मेरे साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया है। लड़का बहुत ही गिरगिट किस्म का इंसान था। पुलिस वालों के सामने हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, लड़की के सामने भी हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और गिड़गिड़ाने के बाद पुलिस वालों को भी और लड़की को भी अपने वश में कर लेता है। मुकदमा ख़त्म हो जाता है और वो लड़की को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर से पुरानी जैसी ज़िंदगी आने लगी। लड़की एक बार फिर से विश्वास कर बैठती है और विश्वास करने के बाद जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है, ठीक ऐसा वक्त भी आता है जिस वक्त को लेकर पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। दरअसल 2019 के आखिरी महीने में 2019 के दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया में कोरोना फैलने लगा था और धीरे धीरे कोरोना फैलते फैलता हिंदुस्तान में भी कोरोना की दस्तक शुरू हो जाती है। 24 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा कर देते हैं कि लॉकडाउन है, पूरा हिंदुस्तान जहां है वहीं रहेगा, थम जाइए। और इसी बीच मौका पाते ही ये लड़की अपनी सहेली से बातचीत भी क्या करती थी। जब ये काशीराम कॉलोनी में रहते थे तभी इसने कहा कि हम इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए अब गांव जाएंगे। और इनका जो गांव लगता था वो भूड़ बराल परतापुर में लगता था। इसलिए उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा जो मंदिर है वो साईं का मंदिर है, उसमें और भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये इस घर के अंदर में मंदिर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अब इस लड़की पर जैसे ही पता चलता है कि शमशाद है, वो अमित नहीं है, तो उस पर कलमा पढ़ने का, उस पर नमाज़ पढ़ने का, बच्ची को उर्दू पढ़ाने का तमाम तरह के प्रेशर होते थे। अमित से भी, मतलब अमित कहता हूँ कि शमशाद से भी यही कहते थे कि तुम नमाज़ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। ठीक वैसा ही दबाव अब कहीं ना कहीं प्रिया पर भी बनाया जाने लगा और इसी बात को लेकर मनमुटाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब ये भूड़ बराल में पहुंच जाते हैं, अपने ही उस मकान में पहुंचते हैं। मकान अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, ठीक ठाक बना हुआ था, लॉकडाउन चालू हो गया था और 28 मार्च 2020 की रात को जब खाना बन रहा था घर में, सब कुछ ठीक था, शांति थी, अचानक ही दोनों पति और पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका कहें, पत्नी पत्नी कहें, कौन सा रिलेशन कहें, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, इनमें झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि ये लड़की सब्जी काटते हुए गुस्से में इसको छोटा सा चाकू मार देती है। हालांकि वो ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन हल्का फुल्का था। इसी बात पर दोनों के बीच में मतलब हाथापाई हो जाती है और हाथापाई कुछ इस कदर बढ़ती है कि वो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। शोर मच रहा था,
आप आपस में क्योंकि खींचातानी हो रही थी, और इसी खींचातानी के बीच उसकी जो बेटी थी वंशिका, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास थी, जिसको वो अक्सर स्कूल छोड़ने जाया करता था, जो कि अक्सर उसे पापा पापा कह के पुकारा करती थी, जो अक्सर कहता था कि मैं तुम्हारे सपने पूरा करूँगा। वंशिका उर्फ कशिश वो उसके पास में जाता है और तकिए से उसका गला दबाकर, तकिए से उसका चेहरा दबाकर उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए रोक देता है। माँ मर चुकी थी, बेटी भी मर जाती है। अब ये सोच में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलेगा, लॉकडाउन का समय है, किसी ने देख लिया तो लाशों को ठिकाने नहीं लगा पाएगा। इसलिए अपने ही घर में जहाँ बेडरूम था, उस घर के बेडरूम में उसने गड्ढा खोदना शुरू किया, और लगभग 8 फुट का गहरा गड्ढा खोदने के बाद दोनों लाशों को उसके अंदर दबा दिया। साथ ही दुकान पर जाता है, किराना स्टोर पर, और अलग अलग 9 थैलियाँ नमक की लेके आता है, और नमक की थैली लाने के बाद कुछ नीचे डालता है, कुछ ऊपर डालता है, और उनकी लाश को गलाने की हर संभव कोशिश करता है। उसके बाद मिट्टी डालकर उस पर प्लास्टर करता है, उस पर कालीन बिछाता है, और रोज़ वो आराम से सो जाया करता था। लेकिन एक और सच था जो शायद प्रिया कभी नहीं जानती थी, और वो सच ये था क्योंकि ये आयशा खातून नाम की लड़की से शादी कर चुका था, शादीशुदा था। शादीशुदा होने के बाद भी इसने एक पहचान छुपाकर जो इसने काम किया आयशा खातून के साथ, उसी कमरे में, जिस कमरे में नीचे माँ और बेटी दफन थी, उसी कमरे में ये उसके साथ रहता था, मौज मस्ती करता था, सब कुछ इसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन उधर चंचल को जैसे ही 28 मार्च 2020 को उसका फ़ोन डिसकनेक्ट होता है, वो बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लगातार फ़ोन कर रही थी, लेकिन फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पा रही थी, और वो परेशान हो जाती है। 15 अप्रैल 2020 को आखिरकार परतापुर थाने में पहुंच जाती है, और परतापुर थाने में जाने के बाद वीरपाल सिंह जो यहाँ के इंचार्ज होते हैं, SHO होते हैं, और IO भूपेंद्र सिंह होते हैं, इनसे बार बार जाकर अपील कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी सहेली या तो मार दी गई है या बेच दी गई है। रोज़ रोज़ बात करती थी, लेकिन वो इसके साथ बेइज्जती करते थे, थाने से भगा दिया करते थे, तमाम तरह की अनाप शनाप बातें किया करते थे, क्योंकि जिसके बारे में वो शिकायत कर रही थी शमशाद वाकई गिरगिट था, और उस गिरगिट ने इन भूपेंद्र सिंह और वीरपाल सिंह को भी अपने वश में कर लिया था, इनको भी कब्जे में कर लिया था, और ये उल्टा चंचल चौधरी को धमकाने लगे। मुरादनगर जाकर उसके घर में पुलिस ने जाकर जब शोर मचाया है, तो आसपास के लोग भी अब चंचल चौधरी से पूछने लगे कि पुलिस तुम्हारे यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन चंचल हार मारने वालों में नहीं थी, वो हिंदू संगठनों के पास भी जाती है, और एक व्यक्ति होता है मनीष होता है, मनीष के पास जाती है, और जाकर, क्योंकि वो RSS से जुड़ा हुआ था, उससे भी जाकर गुस्से में बातें करती है। वो भी शायद कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आखिरकार वही मनीष उसकी मदद करते हैं, और मदद करने के बाद फिर ये SSP के पास जाते हैं। SSP से जब गुस्से में भड़कते हुए बातचीत करते हैं, तब 14 जुलाई 2020 को SSP इस मामले की जांच पड़ताल के लिए आदेश करते हैं, और जो SHO होते हैं, IO होते हैं, उनको हटाते हैं, और आनंद प्रकाश मिश्रा को मामले की जांच दी जाती है, और इस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद जब सच सामने आता है, तो माँ बेटी की लाश एक घर के अंदर गड्ढे में दफन थी, जो कि पूरी तरह से गल चुकी थी, जिसमें सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था। शायद वो भी खत्म हो जाता अगर चंचल चौधरी ने मेहनत ना की होती, तपस्या न की होती, प्रेरणा लिया होता अपनी दोस्त को बचाने के लिए। दोस्त बची तो नहीं थी, लेकिन आज भी इंसाफ के लिए वो लगातार, चाहे अदालत हो, चाहे वो पुलिस के दफ्तर हो, वो चंचल चौधरी आज भी पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ लगी है। उन्होंने कसम खाई है कि वो अपनी सहेली की मौत का, उनके कत्ल का हर हाल में बदला लेंगे। और मेरी जब उनसे फ़ोन पर बातचीत हो रही थी, तो धोखे से मेरे मुंह से निकल गया कि जो कहानी आपके पास है, मैं कहानी जानना चाहता हूं। तो चंचल थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं, कहती है सर वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और ऐसी हकीकत जिसको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सचमुच रोंगटे खड़े करने वाली बात है। आयशा ने जब ये हाई कोर्ट में अपील की थी कि मुझे ज़मानत दे दी जाए, मेरा रोल नहीं है, तब जज साहब संजय सिंह कहते हैं कि रोल नहीं है, वो परिस्थिति को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो 8 फुट गहरा गड्ढा है, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पुलिस ने इस मामले की जब जांच की थी, जांच करने के बाद आयशा खातून जो उसकी पत्नी है उसको भी गिरफ्तार किया, दिलावर जो उसका सगा साला है उसको भी गिरफ्तार किया, साथ ही नकुल शर्मा हैं उसको भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके साथ और 3 लोग थे, इनको भी गिरफ्तार किया। और अभी फिलहाल इस मामले में अभी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा रही है, क्योंकि मामला रेयर ऑफ द रेयर है, इसलिए इस व्यक्ति को कम से कम फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। बाकी
का अपना खुद का विवेक है वो उसको क्या सज़ा देगा। लेकिन हम तो कानून से यही अपील करेंगे, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो शमशाद फिर से गिरगिट बन जाए और जज साहब को भी अपने वश में कर ले, क्योंकि उसको वश में करने की जो कला है इसीलिए वो जीत जाता है। शायद इस बार जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चंचल को भी उसने अपने वश में करने की तमाम कोशिशें की थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। प्यार यूं ही नहीं होता, प्यार अचानक से ही हालांकि हो जाता है, लेकिन प्यार करते हुए भी थोड़ा देखना चाहिए। जो फेसबुक की दुनिया है वो बिल्कुल काल्पनिक दुनिया है। काल्पनिक दुनिया से अलग हटकर वास्तविक दुनिया में कदम रखें, और जब भी जीवन साथी चुने तो उसको देखभाल कर चुने। ऐसा ना करें जैसे प्रिया ने शमशाद को चुन लिया, जो कि लगता था अमित गुजर, लेकिन निकला शमशाद। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें श्रीमती आदेश हैं, इनका जन्मदिन है, और दुलारे सिंह हैं, साथ ही अलीमा खान हैं, आदित्य सैनी हैं, आरती सरोज, लोकेंद्र सिंह हैं जो आगरा के रहने वाले हैं। इन सभी का जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाते जाते कुछ लोगों ने अपील की थी कि उनका नाम लिया जाए, जिसमें आशुतोष सिंह, ADGC पोक्सो एक्ट बुलंदशहर, मोहम्मद जफ़र, सुमन कुमार वर्मा, मोहम्मद रिजवान, फौजी शेर सिंह, देव सोनी, मोहम्मद अशफाक खान, लाल मोहम्मद, नूर अहमद, पंकज, नीरज, शाहिद, मुबारक, अब्दुल, तोकीर, कलीम, राम सिंह, शकील सैफ़ी, वसीम सैफ़ी, अमरनाथ कुमार, विशाल, गौतम कुमार, सद्दाम, असलम चौधरी, गुलशन सोनकर, आस मोहम्मद, कविता, मोहम्मद मुमताज़, रंजीत कुशवाहा, मोहम्मद शफीक, कमलेश चौधरी मुंबई से, विनोद कुमार रायबरेली से, राजेश यादव, साबिर मलिक, नारायण जाखड़, सरफराज आलम, अशरफ अंसारी, अतीश कुमार, कमलजीत सिंह, सेवक राम, सुमन शर्मा, वैभव शर्मा, पारुल शर्मा, पूरा परिवार शिमला हिमाचल प्रदेश से है, बंटी कुमार बागपत से हैं, मनोज गुप्ता देवरिया से, अनूप यादव, राजा राम, अरुण यादव, शहनाज, राजा सैफ़ी, खुर्शीद अहमद, हरजेश उपाध्याय, कृष्णकांत कुशवाहा, किशन सोनी, मिशक खान, इरफान, फिरोज़ सैफ़ी, नवनीत कुमार, रमेश राम, राहुल यादव, अमित वाजपेयी, विजय सिंह लोधी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।